नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की खबर आपको विज्ञान की सफलता कम और पाकिस्तान की चापलूसी की सफलता ज़्यादा लगेगी। सबसे पहले खबर क्या है? देखिए, खबर ये है कि पाकिस्तान अपने इतिहास में पहली बार किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने जा रहा है और यह मिशन चीन के तियोंगोंग स्पेस स्टेशन के जरिए किया जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा, ये घटना पाकिस्तान का नेशनल प्राइड कम लगता है और चाइना का जो ग्लोबल पावर बनने की महत्वाकांक्षा है, इसके साथ साथ इस्लामाबाद की जो स्ट्रेटजिक डिपेंडेंसी दिखाने की महत्वाकांक्षा है, उसकी खुली किताब है। तो कैसे ये सारी चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं, आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, चाइना ने आधिकारिक तौर पे ये घोषणा की है कि पाकिस्तान के 2 प्रशिक्षित अंतरिक्ष यात्रियों को वो अपने तियांगोंग स्पेस स्टेशन भेजेगा, जिनमें से एक को शॉर्ट ड्यूरेशन मिशन के लिए चुना जाएगा। अब पाकिस्तान के अलावा चाइना के पर्सपेक्टिव से भी ये खबर बड़ी है, क्योंकि तियांगोंग पर जाने वाला ये पहला इंटरनेशनल विजिटर होगा और ये उड़ान मोस्ट प्रोबेबली 2026 में होने की संभावना है। लेकिन ये घटना, ये खबर साउथ एशिया का जो स्पेस कंपटीशन है, उसके लिए कैसे एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, इसको समझने के लिए पहले हमें इतिहास की तरफ झांकना होगा। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1960 के दशक में, जब अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के बीच में कोल्ड वार चल रहा था। उसी समय भारत और पाकिस्तान के बीच में भी एक तरीके से कोल्ड वार चल रहा था और दोनों अपने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों की नींव रख रहे थे। और यहाँ पे एक स्ट्रेंज पैराडॉक्स भी है, जो शायद आपको भी सुन के हैरानी हो। पाकिस्तान ने 1961 में अपनी स्पेस एजेंसी सुपरको यानी स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन की स्थापना की। और ये स्थापना भारत की जो इसरो है, जिसको 1969 में गठित किया गया, उससे 8 साल पहले की गई। सुपरको को डॉक्टर अब्दुल सलाम, जो 1979 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पाकिस्तान के पहले और एकमात्र वैज्ञानिक थे, उन्होंने की। और उसके महज 1 साल बाद 1962 में पाकिस्तान ने रहबर फर्स्ट नाम का अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया। अब ये पाकिस्तान के लिए एक हिस्टोरिकल स्टेप था। आप सोच के देखिए, एशिया में जापान और भारत जैसे देशों से भी पहले पाकिस्तान ने अंतरिक्ष की ओर कदम रखा। उस समय तो इनफैक्ट जो हमारा इसरो था, वो भी गठित नहीं हुआ था। उस समय अमेरिका ने पाकिस्तान को अपनी अंतरिक्ष सुविधाओं में ट्रेनिंग भी दी। यानी आप कह सकते हो कि स्पेस के मामले में पाकिस्तान के पास रिसोर्सेस, टैलेंट और जो इनिशियल मोमेंटम होता है, जो शुरुआती गति होती है, सब कुछ था। फिर यहीं पे सवाल खड़ा होता है कि जो देश 1962 में इतना आगे निकल चुका था कि उसने भारत से पहले ही अपना रॉकेट तक अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया था, आज वो खुद 2025 में दूसरे देशों पे इतना डिपेंडेंट क्यों दिख रहा है? देखिए, उसका सबसे कोर रीज़न है पाकिस्तान की बदलती प्राथमिकताएं और जो उनकी लीडरशिप में चूक हुई है वो। क्योंकि 1970 के बाद पाकिस्तान ने अपनी पूरी वैज्ञानिक क्षमता को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की ओर मोड़ दिया। सुपर को, जो एक सिविलियन रिसर्च विंग थी, उसको धीरे धीरे इन्होंने एक मिलिट्री एप्लीकेशन, मिसाइल टेक्नोलॉजी और वेपन मेकिंग इंस्टीट्यूट में बदल दिया। इसके अलावा रिसर्च और डेवलपमेंट पर फंडिंग भी इनकी लगातार घटती गई। 1970 के दशक में जो आर&डी बजट जीडीपी का 0.3% था, वो आज के समय में मुश्किल से 0.2% पे टिका हुआ है। और जब आप इसे इसरो से आज के समय में कंपैरिजन करते हैं, तो इसरो के अरबों डॉलर बजट के मुकाबले सुपरको के पास स्वदेशी लॉन्च व्हीकल विकसित करने के लिए पर्याप्त संसाधन भी नहीं है। और सुपरको की बागडोर दरअसल अब रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में है, जैसा कि पाकिस्तान में सब कुछ मिलिट्री के ही हाथ में है। इससे हुआ ये है कि जो साइंटिफिक विजन था, वो कमज़ोर हो चुका है और लॉन्ग टर्म सिविलियन मिशन अब पीछे हो चुके हैं। इसके अलावा 1950 से ही पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल अनरेस्ट रहा है, मार्शल लॉ, अनस्टेबल डेमोक्रेसी और हर नए रिजीम के साथ जिस तरीके से पाकिस्तान की प्राथमिकताएं बदली हैं, उसमें मेन फोकस रहा है शॉर्ट टर्म पॉपुलिस्ट स्कीम पे। और स्पेस और साइंस के लिए जो लॉन्ग टर्म निवेश की ज़रूरत होती है, उसको पाकिस्तान ने पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया। और आज स्थिति ये है कि 60 वर्षों से अधिक के इतिहास के बावजूद पाकिस्तान अपने चीन जैसे सहयोगियों की मदद से ही गिने चुने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। तो ये तो बात हो गई पाकिस्तान की। अब हम बात करते हैं चाइना की। देखिए, तियांगोंग स्टेशन पर एक पाकिस्तानी यात्री को बुलाना चाइना के लिए सिर्फ एक प्रोटोकॉल नहीं है, बल्कि ये एक तरीके से जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है। क्योंकि तियांगोंग का निर्माण ही इसीलिए हुआ था क्योंकि अमेरिका ने वॉल्प अमेंडमेंट के तहत चाइना को जो आईएसएस है, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उससे बाहर रखा, वहाँ पे चाइना को पहुँचने नहीं दिया। और अब चाइना इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये दिखाना चाहता है कि पूरी दुनिया के लिए वो इकलौता ओपन अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म है। हालांकि इन सारी चीज़ों के पीछे चाइना की एक दोहरी मंशा भी है। देखिए, चाइना खुद को ग्लोबल साउथ यानी कि विकासशील देशों के साइंस टेक लीडर के रूप में खुद को स्थापित करना चाहता है।
पाकिस्तान को तियांगोंग पर भेजकर चाइना ये संदेश दे रहा है कि पश्चिमी देशों के अपोजिट वह विकासशील देशों के लिए, विकासशील सहयोगियों के लिए अपनी मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भी शेयर करने को तैयार है। इसके अलावा चाइना की दूसरी मंशा है वो है स्ट्रेटजिक मजबूती की, क्योंकि यह सहयोग चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और जो उसका स्पेस सिल्क रोड है उसका एक तरीके से एक्सटेंशन है। पाकिस्तान को एडवांस्ड रिमोट सेंसिंग और कम्युनिकेशन सैटेलाइट में मदद करके चाइना इंडियन ओशन रीजन में अपनी जो स्ट्रेटजिक रीच है और जो उसकी जासूसी करने की कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाना चाहता है। अभी हाल ही में चाइना ने अपने चेंग सिंग मिशन के तहत पाकिस्तान के उपग्रह को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया, और ये जो लगातार सहयोग चाइना पाकिस्तान का कर रहा है वो कहीं ना कहीं भारत पर एक रणनीतिक दबाव बनाने के लिए चाइना का सोचा समझा प्लान है। इसीलिए चाइना पाकिस्तान का जो ये स्पेस पार्टनरशिप है ये कहीं ना कहीं भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक कॉन्क्रीट थ्रेट है, क्योंकि यहाँ पे मामला केवल टेक्नोलॉजी का नहीं है, मामला है स्ट्रेटजिक एडवांटेज का। क्योंकि पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री को जो ये विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है और ऑन बोर्ड एक्सपेरिमेंट कराया जा रहा है, इसका इस्तेमाल केवल सिविलियन रिसर्च के लिए नहीं होगा, ये बात आप लिख के ले लीजिए। चाइना पाकिस्तान को अपना जो नेविगेशन सिस्टम है और हाई रेजोल्यूशन सर्विलांस सेटेलाइट है उसका भी एक्सटेंडेड एक्सेस भविष्य में दे सकता है, और युद्ध के समय ऐसा नेक्सस पाकिस्तान को भारतीय जो सैन्य गतिविधियां हैं उनको ट्रैक करना, उनको टारगेट करने में बहुत ज़्यादा मददगार भी साबित हो सकता है। हालांकि भारत हमेशा से ज़मीन पर चाइना और पाकिस्तान का जो ये दो मोर्चा है इसकी चुनौती का सामना करता रहा है, लेकिन अब ये चुनौती अंतरिक्ष में भी फैल गई है और इससे कहीं ना कहीं रीजनल टेंशन और न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का जोखिम बढ़ता है, क्योंकि तीनों देश चाइना, पाकिस्तान और भारत तीनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और भारत को ये जो स्पेस एक्सेस बन रहा है इसका मुकाबला करने के लिए डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों तरह की रणनीतियां अपनानी होगी। उसके लिए हमें सेल्फ रिलायंस की ओर और तेज़ी से बढ़ना होगा। गगनयान और भारत अंतरिक्ष स्टेशन जैसी जो हमारी स्वदेशी परियोजनाएं हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनको और तेज़ी से पूरा करना होगा। इसके अलावा अमेरिका के साथ अपने आर्टेमिस समझौते और जापान और फ्रांस जैसे देशों के साथ सुरक्षा सहयोग को हमें और ज़्यादा डीप करना होगा, ताकि हम चाइना के प्रभाव को काउंटर कर सकें। और जो भारतीय डिफेंस स्पेस एजेंसी है उसको अंतरिक्ष मलबे यानी कि जो स्पेस में डेब्रीज हैं और जो हॉस्टाइल सेटेलाइट हैं यानी कि दुश्मन देशों के उपग्रह हैं उनकी ट्रैकिंग और उनकी मॉनिटरिंग की क्षमता को भी बढ़ाना होगा। भारत को ये सुनिश्चित करना होगा कि चाइना पाकिस्तान का जो ये कोऑपरेशन है उससे भारत का जो स्पेस एसेट है उसको कोई नुकसान ना हो, उसकी सुरक्षा को ये लोग भेद ना पाएँ। और वहीं दूसरी ओर अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से एक बार वापस से देखें कि आखिर अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को इससे फ़ायदा होगा या नुकसान। देखिए, पाकिस्तान के लिए ये जो स्पेस जर्नी है ये एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह है, दो धारी तलवार की तरह है, क्योंकि जहाँ पे एक तरफ इस जर्नी से पाकिस्तान को टेक्निकल नॉलेज और हाई लेवल ट्रेनिंग का मौका तो मिलेगा और पेलोड एक्सपर्ट के रूप में पाकिस्तानी वैज्ञानिक माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट और स्पेस मेडिसिन का अनुभव भी प्राप्त करेंगे, लेकिन वहीं दूसरी ओर ये डिपेंडेंसी को और भी ज़्यादा गहरा करेगा। जब तक पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और अपनी जो वैज्ञानिक प्राथमिकताएं हैं उसको जड़ से नहीं बदलेगा तब तक वह चीन पर ही निर्भर रहेगा। पाकिस्तान के सुपार्को की विफलता का सबसे मेन कारण था कि 1960 के दशक के बाद जिस तरीके का पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनरेस्ट आया और जिस तरीके से उसको फंडिंग नहीं की गई, उस एजेंसी का लॉन्ग टर्म विजन मर गया। सेम तरीके से अगर पाकिस्तान इस अवसर को अपना स्वदेशी क्षमता निर्माण के लिए नहीं यूज करेगा तो यह मिशन भी सार्थक नहीं होगा। बाकी सारे क्षेत्र की तरह पाकिस्तान इसमें भी चाइना का एक प्यादा बन के रह जाएगा, जिसको चाइना अपने स्ट्रेटजिक एडवांटेज के हिसाब से जहां जैसे चाहेगा यूज करेगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, पाकिस्तान और चाइना की जो ये अंतरिक्ष में दोस्ती हो रही है इससे जो भारत के अगेंस्ट एक दो तरफा स्ट्रेटजिक फ्रंट खड़ा होगा, क्या भारत इससे मुकाबला करने के लिए पर्याप्त तेजी से अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।